मनमोहन सिंह दोनों जगह फंस रहे हैं, केंद्र में भी और राज्यों में भी। ज्यादातर राज्य एफडीआई का विरोध कर रहे हैं और अपने राज्यों में इसे लागू करने के हक में नहीं है। खास बात यह है कि इनमें से 2 राज्य ऐसे हैं जहां यूपीए के सहयोगी दलों की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार वापस लो, वापस लो। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने विदेशी किराना को मंजूरी क्या दी, मुसीबत मोल ले ली। होश में आओ, होश में आओ। सरकार वापस लो, वापस लो। सड़क तो सड़क, संसद में बैठे उसके सहयोगी भी आंखें तरेर रहे हैं। अब अपनी पार्टी वाली राज्य सरकारें तो साथ हैं, जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां विरोध हो रहा है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुल 29 राज्यों में से सिर्फ 12 की सरकारें साथ हैं, जबकि 16 राज्य विरोध कर रहे हैं। हरी झंडी दिखाने वाले यानी साथ खड़े राज्य हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। सबको जिसमें फायदा हो और देश आगे बढ़े, नौकरियां भी पैदा हो और अच्छी वस्तुएं लोगों को मिले, फार्मर को भी अच्छी दाम मिले और क्वालिटी अच्छी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि फूड का जो हम देखते हैं कि वेस्टेज हो जाता है 30-35%, वो भी बंद हो जाए। सबसे ज्यादा लाभ तो उत्तराखंड को होगा, क्योंकि यहाँ पे उनका सेंटर तो नहीं खुलेगा, लेकिन वो परचेज यहाँ से करेंगे। जो मिडिलमैन प्रॉफिट था वो कुछ हद तक कम होगा। सब जगह जब ग्लोबल इकोनॉमी है तो हम कैसे रोक सकते हैं कि हमारे देश में आकर के पूंजी निवेश ना करें। So that is as far as the FDI and the civil aviation or investment in civil aviation. Civil aviation definitely will go a long way in the communication sector. Civil aviation, they have been facing a lot of problems. Almost all our aviation industry is in a very bad shape today. जबकि विरोध वाले राज्य हैं केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु, गुजरात और गोवा। केंद्र की नीति बड़ी अजीब सी है कि हम तो निर्णय कर रहे हैं, बाकी जो राज्य करना चाहे कर लें, तो निश्चित तौर पे हम तो इसको लागू नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का मैन्युफैक्चरर, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का गरीब छोटा व्यापारी, ये तीनों मरने वाले हैं और ये संख्या सैकड़ों करोड़ों के अंदर लोगों को बर्बाद करने वाली है। हमारे छोटे छोटे व्यापारी, किराने की दुकान से लेकर छोटी छोटी दुकानों में काम करने वाले, व्यवसाय करने वाले, इसके कारण बेरोजगार होंगे और लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। अब ऐसा लगता है कि चला चलंती का बेला है, इसमें वो रोज कोई न कोई इसी तरह का आत्मघाती निर्णय लेते जाएंगे। यहाँ तो छोटे छोटे व्यापारी अब खोमचे वाले हैं, ये है वो है, कई तरह के लोग हैं जो छोटे छोटे व्यापार वाणिज्य करके, तो जब चने भी मल्टीनेशनल कंपनी और ये सब करेंगे तो स्वाभाविक है। तो उसका एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है जो भारत सरकार कह रही है। I understand that the center has left the decision to the state governments. We will examine it thoroughly and do whatever is best for Odisha. Kerala state government has already informed our position to the central leadership. We are not in favor of that. So we will not implement. खास बात यह है कि यूपी और पश्चिम बंगाल में सहयोगियों की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस को उनका साथ नहीं मिल रहा है। तृणमूल की ममता ने जहां मंगलवार तक का अल्टीमेटम दे रखा है, वहीं एसपी के अखिलेश यादव भी सरकार के फैसले के खिलाफ हैं। एफडीआई के मामले में समाजवादी पार्टी की सोच साफ है कि उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा। समर्थन रहेगा या समर्थन वापस होगा, उसके लिए हमारे पास ट्यूसडे तक टाइम है। हम चाहते हैं, ममता जी चाहती है और टीएमसी चाहते हैं कि हम लोग तैयार है। कोई भी
स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए। आधे से ज्यादा यानी 29 में से 16 राज्यों के विरोध के बाद भी मनमोहन सिंह एफडीआई के फैसले पर झुकने को तैयार नहीं है। और अभी सीधे रुख करते हैं कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली का। वहां पर ममता बनर्जी भाषण दे रही हैं, जिसका हिंदी अनुवाद करेंगे मेरे सहयोगी विजेंद्र। देखिए, ममता जी ने साफ कहा है कि एफडीआई का रिटेल का विरोध कर रही हैं और उन्हें एक्शन ना दिखाया जाए। वो बहुत एक्शन देख चुकी हैं। लोगों की बातें सुनिए और जल्दी फैसला लीजिए। वो कह रही हैं कि कानून का जो व्याख्या है वो जानती हैं और कैसे नियम बनते हैं वो भी जानती हैं। वो कह रही हैं कि लोगों की बातें सुननी चाहिए और जो डीजल के दाम बढ़े हैं उसको अभी वापस करना ज़रूरी है। बोल रहे हैं कि लोगों की ओर देखा जाए और वो ये जो बढ़ा हुआ दाम है उसको नहीं मानेंगी, नहीं मानेंगी और नहीं मानेंगी। वो बोल रही हैं कि जब हम कोई सवाल उठाते हैं तो हमें दोषी बनाया जाता है। हमारे पास सिर्फ एकमात्र रेल मंत्रालय है और हमने लोगों के लिए काम किया है और किसी के दया से हमें ये मंत्रालय नहीं मिला। यूपीए में 19 में लोकसभा में 19 सांसद हैं और राज्यसभा में 9 सांसद हैं हमारे। हमें छोटा करके ना देखा जाए। हम सबसे बड़े पार्टी हैं कांग्रेस के बाद यूपीए में। एकमात्र कैबिनेट मंत्री हमारा है। उन्होंने कहा कि एक ही मंत्रालय हमारे पास है पर हमने काम करके दिखाया है, लोगों के लिए काम किया है। 72 घंटे का समय हमने दिया है, कल ही बता दिया था। अब सरकार के ऊपर है कि वो क्या फैसला करती है। सोमवार तक इंतजार करेंगे, उसके बाद मंगलवार को अपना फैसला बताएंगे। लोगों के हित में हम ये फैसला लेंगे और मंगलवार को ये फैसला हो जाएगा। ममता सबको धन्यवाद बता रही हैं और ये कह रही हैं कि सोमवार चूंकि काम का दिन है इसलिए सोमवार को छोड़ करके मंगलवार वो अपना ये फैसला बता देंगी। सोमवार तक इंतजार करेगी उनकी पार्टी और मंगलवार को फाइनल फैसला बता दिया जाएगा। अगर सरकार सोमवार तक ये जो फैसले किए हैं कैबिनेट में उसको वापस नहीं लेती है तो मंगलवार को उनका फैसला आ जाएगा कि टीएमसी अगली रणनीति व अगला फैसला व सरकार के समर्थन वापसी पे क्या हो रहा है वो मंगलवार को फैसला लिया जाएगा। लोगों के प्रति कमिटमेंट है तृणमूल कांग्रेस की, वो बार बार बोल रही हैं इसको। लोगों के पक्ष में हूँ, थी और रहूंगी। कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि कल भी अपना जुलूस निकालिए, परसों भी अपना जुलूस निकालिए और इसका विरोध कीजिए और मंगलवार को फैसला आए उसके बाद अगला स्टेप लिया जाएगा। আমি আজকের এই সভায় ক্রিয়া থেকে শুরু করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সকলেই আমাদের সাহায্য করছেন। তাদের সকলকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। বক্সি কুকুর পাত্রদের আমি বলবো এবার মিটিংকে সুবাদা অর্পিতা বসুদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বা জানাইছেন সকলকে অনেক সাধারণ মানুষ এসেছেন ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে ছুটির দিন তবুও গান্ধী মূর্তি চলছে সিম্বলিক হবে এই জায়গাটায় আমরা ইতিহাস চাইতে আসি কখনো কখনো। এটা আমাদের প্রতীকী জায়গা, শান্তির জায়গা, শক্তির জায়গা, শক্তির জায়গা। তাই আমরা এখানে এসে আমরা প্রতিবাদ করে গেলাম এবং এখনো আমরা বলি একটা কথা পার্লামেন্টে বলতাম, লেট দ্য গুড সেন্স প্রিভেল। लेट द गुड सेंस प्रिवेल। प्रधानमंत्री संसद में इससे पहले भी कह चुकी हैं और वो आशा करती हैं कि इस बार भी लेट द गुड सेंस प्रिवेल वाली जो बात है वो सरकार पे इस बार सरकार सुनेगी इस बात को। ये फैसला खारिज किया जाए ये बोल करके
हम काम भी करेंगे और साथ में लोगों के खिलाफ अगर कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे। तो ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है, सोमवार तक इंतजार करेंगे और मंगलवार को अपना फैसला सुनाएंगे। सोमवार तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया है। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही 72 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया है, फैसला सरकार को वापस लेना होगा। सोमवार तक इंतजार करेंगे और मंगलवार को अपना फैसला सुनाएंगी। जनता के हित में हम काम करते रहे हैं और जनता के हित में इस फैसले को सरकार को वापस लेना होगा, ये कहना है ममता बनर्जी का। रेल मंत्रालय, उनका ये कहना कि किसी की दया से नहीं मिला है, हम सबसे बड़े सहयोगी हैं कांग्रेस पार्टी के बाद यूपीए में, और किसी की दया की वजह से हमें रेल मंत्रालय नहीं मिला। हमारे पास सिर्फ एक मंत्रालय है, जबकि 19 सांसद हैं लोकसभा में और 9 राज्यसभा में। लेकिन एक बार फिर कहा कि सोमवार तक सरकार के फैसले को वापस लेने का इंतजार करेंगे और मंगलवार को अपना फैसला सुनाएंगे। विदेशी किराना से किसको फायदा होगा, इस पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त बीजेपी की बैठक चल रही है, एनडीए की बैठक चल रही है। विदेशी निवेश, जो विदेशी किराना में जो निवेश है उसको लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए एनडीए की, इसको लेकर चर्चा चल रही है एनडीए की इस बैठक में। तस्वीरें देख रहे हैं आप एनडीए की बैठक की। विदेशी किराना पर एनडीए की बैठक है कि क्या रणनीति होनी चाहिए एनडीए की, और इसके बाद अपनी रणनीति का खुलासा किया जाएगा एनडीए की तरफ से। रणनीति तय करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। कल सरकार के लिए गए फैसले के बाद से विदेशी किराना पर क्या रुख एनडीए की बैठक के बाद होगा वो निकलकर सामने आएगा। तो इस बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन क्या विदेशी किराना से किसको फायदा होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी मौजूद हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इसके अलावा संजय झा मौजूद हैं, को फाउंडर हमारा कांग्रेस.com से। हमारे साथ वाईपी त्रिवेदी जी मौजूद हैं एनसीपी से। हमारे साथ पीयूष गोयल जी मौजूद हैं, बीजेपी ट्रेजरर हैं। इसके अलावा हमारे साथ शंकर अय्यर मौजूद हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ इस चर्चा में शरीक रहेंगे। पीयूष गोयल जी, बैठक हो रही है एनडीए की, चर्चा की जा रही है कि क्या रणनीति होनी चाहिए, जो विदेशी किराना में निवेश है उसको जो हरी झंडी दी गई है, लेकिन इस पर तो आप पक्ष में थे, बीजेपी क्यों विपक्ष में दिखाई दे रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर? बीजेपी की जो रणनीति है इस पूरे मामले पर, बीजेपी का जो पक्ष है वो कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस सरकार से बहुत अलग नहीं है। हमने बीजेपी ने शुरू से बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड रखा है। हमारा 2004 का भी आप मैनिफेस्टो देखिए, आप हमारा 2009 का मैनिफेस्टो देखिए। हमने कभी भी विदेशी निवेश एफडीआई इन रिटेल के पक्ष में कभी भी कुछ नहीं कहा है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट एनडीए के टाइम पे एक जनरेट हुआ था, एजेंडा फॉर गवर्नेंस, उसमें एक राय रखी गई थी कि इस पे विचार किया जाए कि 26% रिटेल में अलाउ करें, लेकिन वो एक राय थी जिससे कभी एनडीए सहमत फाइनली नहीं हुई। और 2009 में हमने स्पष्ट रूप में लिखा था कि भाजपा और एनडीए एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल के सख्त विरोध में है और हमारे कोई भी राज्य ने इसमें सहमति नहीं दी है। तो बीजेपी का स्टैंड इसमें कंसिस्टेंट रहा है। बाकी कई विषय हैं जिसमें हम सरकार का समर्थन करते हैं। हमने कई विषयों पे सरकार को समर्थन दिया है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, आउटसाइड, लेकिन एफडीआई इन रिटेल में हम मानते हैं कि देश के साथ नुकसान होगा, आम जनता के साथ नुकसान होगा। जो एक 2003 में जब वित्त मंत्री आपके जसवंत सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे, तब बकायदा उन्होंने विस्तार से बताया था। ये आप गलत कह रहे हैं। 2003 में जब वित्त मंत्री थे जसवंत सिंह, तब उन्होंने विस्तार में बताया था, इंटरव्यू भी दिए थे और 100% मल्टी ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई की वकालत की थी उन्होंने। मुझे जरा बताइए कोई कागजात ऐसा कभी भी कोई भाजपा और एनडीए का कोई डॉक्यूमेंट जिसमें हमने 100% एफडीआई इन रिटेल के लिए लिखा हो या मंजूरी दी हो, मेहरबानी करके मुझे आप सबमिट करिए, दिखाइए। लेट अस सी द एविडेंस। डोंट मेक, आप ऐसे ही कुछ भी आरोप लगाए उसका कोई मतलब। जी, हमारे साथ शंकर भी मौजूद है। शंकर, क्या वाकई जो पीयूष गोयल जी कह रहे हैं यही स्टैंड रहा है हमेशा से बीजेपी का, एनडीए का?
देखिए, पार्लियामेंट में ये एक्सेप्ट किया गया था कि 2002 और 2003 के बीच में बीजेपी ने इस बात पर एक पॉलिसी पेपर निकाली थी और उसमें ये तय हुआ था कि एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल ओपन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अभी संदर्भ अलग है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी होलसेल और रिटेल अब चेंज हो गया है। इनको पता है कि कांग्रेस की जो होलसेल पोजीशन है वो जो उनके रिटेल सपोर्ट पर डिपेंडेंट है और सारा रिटेल सपोर्ट उनका बिखर गया है। तो अब ये सारे जो भी पोजीशन लेंगे वो इस संदर्भ पे लेंगे। लेकिन बीजेपी का एक जो पोजीशन है वो समझ में नहीं आता है कि अगर ऑर्गेनाइज रिटेल से नुकसान होता है तो सिर्फ फॉरेन रिटेल से क्यों इनको आपत्ति है, इंडियन बिग रिटेल से आपत्ति क्यों नहीं है? जी, हमारे साथ वाईपी त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं। त्रिवेदी जी, क्या जो अभी शंकर भी कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स में, राजनीति में, जवाब दे देता हूं शंकर जी। जी जी जी, दे जवाब। मैं आई एक्सप्लेन? अगर जी पीयूष जी, मैडम शंकर जी जो कह रहे हैं कि बीजेपी ऑर्गेनाइज रिटेल के खिलाफ क्यों नहीं है, ये एकदम गलत बात है। ऑर्गेनाइज रिटेल जो भारत की कंपनियां करती हैं, जो ऑर्गेनाइज रिटेल भारत में हो रहा है वो स्मॉल स्केल पे है, उसमें लोकल प्रोक्योरमेंट ज्यादा होता है। विदेशी कंपनियां जब आती हैं और वो इंटरनेशनल परचेज के बलबूते पे काम करती हैं, तब भारत में प्रोड्यूस होने वाली गुड्स कम इस्तेमाल होती हैं और विदेश से सस्ती वस्तुएं आने का डर रहता है। इसलिए हम एफडीआई के खिलाफ है। इस विषय में हमने बड़ी विस्तार से स्पष्टता दी है। सिंघम, मनमोहन का सिंघम। ये 8 साल में सिर्फ 2 बार प्रधानमंत्री ने आवाज ऊंची कर करके बोलने की हिम्मत दिखाई है। 8 साल में 2 बार। और जब तक आई है हिम्मत, कुछ टीवी चैनल वाले चल पड़ते हैं मनमोहन सिंह सिंघम। 8 साल में 2 बार। सिंघम, मनमोहन का सिंघम। एबीपी न्यूज पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं विदेशी किराना से आखिर किसको फायदा होगा। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ एनसीपी से वाईपी त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं। त्रिवेदी जी, पीयूष गोयल जी का कहना कि इससे छोटे कारोबारियों, व्यवसायियों को नुकसान होगा, इस वजह से वो इसके विरोध में, इसके खिलाफ हैं। तो फिर क्या आप उन सब के खिलाफ हैं, छोटे व्यवसायियों के, छोटे कारोबारियों के खिलाफ हैं, या सरकार बचाने के लिए फैसला? किसको फायदा होगा? देखिए, मैं आपको साथ बताऊं कि मैं एक अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखना चाहता हूं, सिर्फ राजकारण से नहीं। तो मैं मानता हूं कि अगर हमको हिंदुस्तान को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है तो ऐसी कई चीज अपने को उसको हैंडल करनी पड़ेगी। अभी पीयूष जी ने बताया कि देसी लोग जब रिटेल करते हैं होलसेल बेस पर, या तो बड़े बड़े मॉल बनाते हैं, तो उसमें उसको कोई हरकत नहीं है। मगर विदेश से आएंगे तो वहां का माल लाकर इधर करेंगे। इसके लिए अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी काफी मजबूत है, इससे हम रोक सकते हैं। मगर मैं मानता हूं कि थोड़ा नुकसान जरूर होगा, पर अपने को फायदा और नुकसान दोनों को बैलेंस करके सोचना चाहिए। मैंने देखा है, लंदन में मेरे फ्रेंड वाटसन के साथ में बैठा था, वो बोल रहा था मुझे कि मैं सेल्फ्रिजिस में जाकर एक लिपस्टिक लेता हूं और 5 बज गया, घंटी बज गई तो लड़की हमारे हाथ से लिपस्टिक ले लेती है, बोलती है नहीं अभी टाइम हो गया। और जब मैं घर पे आता हूं और यहाँ कोई अपना जो देसी आदमी जो दुकान चलाता है वेम्बली में, उसको मैं बोलूं दुकान बंद करता है, मैं बोलूं मुझे बियर चाहिए, तो दुकान खोल के मुझे बियर देगा और उसके बाद बोलेगा पैसा आज नहीं तो कल देकर जाना। तो इन लोग की कमाई घटने वाली नहीं है। वो जो हमारा मोदी इधर आता है, वो घर पे आता है, हमारी वाइफ से बात करता है, हवामान की बात करता है, वो कुछ जाने वाला नहीं है। उसको भी उसकी कमाई भी रहेगी। मगर रिटेल से
जो फायदा गरीबों को होगा, फार्मर्स को होगा, वो हमको देखना चाहिए। ये हम नहीं, पीछे नहीं हट सकते जी। जब रिफॉर्म्स चालू किया जी, तो आपके मुताबिक नुकसान नहीं होगा। जो घर के पास आपकी दुकान है उनसे आपका एक अलग तरह का ताल्लुक होता है, वो बना रहेगा। पीयूष गोयल जी, आपने सुना वाईपी त्रिवेदी जी को, उनका कहना कि अलग अलग अपनी अपनी जगह है, नुकसान कुछ होगा लेकिन फायदा जो ज्यादा होने वाला है उसकी तरफ देखना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भारत क्या इकोनॉमिक सुपर पावर अपने देश के लोगों की जॉब्स खतरे में है, उसके कॉस्ट पे क्या हम भारत को सुपर पावर बनाएंगे? इन्होंने यूके का जिक्र किया। मेरे पास यूके का एक पत्रक है जिसमें एक बहुत बड़े पैमाने पे पूरे यूके में एक अभियान चल रहा है कि इट इज कॉल्ड वॉर ऑन वांट, और जितनी बड़े ग्रोसर्स और बड़े सुपरमार्केट्स हैं इसके खिलाफ ये अभियान है। और इस अभियान की नींव एक कंपटीशन कमीशन है यूके में, उसमें एक केस हुआ था कैसे ये सुपरमार्केट्स फार्मर्स के साथ अन्याय कर रही है, कैसे ये सुपरमार्केट्स छोटे लघु उद्योग के साथ अन्याय कर रही है, किस प्रकार से सुपरमार्केट्स अपने मजबूत पैसे के ताकत पे, खास करके बड़े जो चेन्स हैं अंतर्राष्ट्रीय, ये अपने पैसे के ताकत पे सामान्य आदमी, चाहे वो उद्योग वाला हो या उपभोक्ता हो, जो कंज्यूमर हो, दोनों के साथ अन्याय हो रहा है। यूके में बहुत बड़ा इसके ऊपर अभियान चल रहा है जी। मेरे ख्याल से जॉब लॉसेस के कॉस्ट पे इकोनॉमिक सुपर पावर हम नहीं देखना चाहते। आज हमारे जो लाखों करोड़ों लोग रिटेल ट्रेड में हैं, उनके ऊपर अन्याय ना हो, ये हमारी प्रथम मेरे ख्याल से भूमिका रहे। संजय, पीयूष गोयल जी का कहना कि 1 करोड़ नौकरियां जाने वाली हैं, उसकी कीमत पर इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की बात कैसे सोची जा सकती है? पीयूष जी का जो भी उन्होंने कहा मैंने बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था, और मैं मानना इससे मुझे यही लगता है कि भाजपा के सामने कोई भी सही बात करना जैसे भैंस के सामने एक बीन बजाना सा होगा। सच्चाई देखिए क्या है, उन्होंने कहा है कि जॉब्स चले जाएंगे और किराना स्टोर्स को बहुत ही नुकसान होगा। तो मेरा एक बहुत ही साधारण उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ। जिस देश के साथ भारत का हमेशा एक तुलना होता है, चाइना का आप एग्जाम्पल लीजिए। चाइना में 15 साल में जब से वहां पर एफडीआई आया है रिटेल में, और हम लोग तो 51% की बात कर रहे हैं, चाइना में अब 100% ओनरशिप है। चाइना में 600 हाइपर मार्केट्स क्रिएट किए गए, नंबर 1। नंबर 2, उसी बीच में जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट 28 मिलियन से लेकर दुगना होकर 56 मिलियन हुआ है इसी बीच में। दूसरी बात या तीसरी बात, किराना स्टोर्स या उनके पास जो भी स्मॉल स्टोर्स, वो किराना नहीं कहते हैं उसको, वो वहां पे 1.9 मिलियन ऐसे स्टोर्स जो हैं वो बढ़ के 2.6 मिलियन स्टोर्स हो चुके हैं। तो ये जो बीजेपी और जो भी बाकी राजनीति जो भी दल को कह रहे हैं, उनके शायद समझ में नहीं है कि ये किस तरीके से एफडीआई रिटेल में भारत में उसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म स्टोरी है। ये शॉर्ट टर्म में हर किसी भी इकोनॉमी में, चाहे वो इंडोनेशिया हो, रशिया हो, ब्राजील हो, हर जगह जहां एफडीआई हमारे देश से बहुत पहले आ चुका है, उनको उसका लाभ भी मिल चुका है। ये मैं बात समझ सकता हूं कि आप चेतावनी कर सकते हैं कि ये कमजोरी है, इसके बारे में हमको समझना चाहिए, हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन आपका ये कहना है कि हवा दिखाया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हवा दिखाया जा रहा है। पीयूष जी को बोलिए, क्या वाकई हवा दिखाया जा रहा है लोगों को कि इस तरह से आपको नुकसान होगा? गार्ड्स लिए हुए हैं, आपको 30% आप स्मॉल कंपनी से लेंगे, 50% बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये कैसे भूल सकते हैं कि भारत में एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उसमें 70-75% लोग वहां रहते हैं। जीडीपी पे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% है। इसका मतलब वहां इनएफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी लो है। तो वहां पर यदि आप इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो चाहे आप जितना भी बीपीओ खोल लें, आईटी कंपनीज को बढ़ा दें, लेकिन भारत में यदि एम्प्लॉयमेंट को यदि इंप्रूव करना है, लेकिन क्या इसका वाकई फायदा होने वाला है किसान को या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। धीरेन्द्र, कितना फायदा होने वाला है और किस किस को फायदा होने वाला है? इससे जो कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों को फायदा होगा, नौकरियां आएंगी, क्या इतना फायदा होने वाला है जो दिखाई जा रही है तस्वीर? खासा फायदा होने वाला है। एक बड़ी पूंजी आएगी, एक सप्लाई चेन क्रिएट होगा जिसमें कि बड़ी पूंजी की जरूरत है, जो कि आज हमारा जो मिड साइज्ड कारोबारी है वो उस पूंजी को लगाने में सक्षम नहीं है। और मुझे बड़ा विश्वास है
कि इसका रोज़गार पे और और जो अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोज़गार, उस पर भी उसका असर पड़ेगा। बड़े सारे इनएफिशिएंट कारोबारी हमारे बाज़ार में एग्जिस्ट करते हैं, उनको चोट लगेगी। लेकिन इसके बावजूद, इसके अलावा मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है। और मुझे अपने यहाँ के छोटे कारोबारी में जो एफिशिएंट हैं, जो एंटरप्रेन्योर है, मुझे उसमें बड़ा विश्वास है। उसके लिए एक विदेशी बड़े चेन के साथ एक भारत जैसे देश में छोटे छोटे शहर में अगर आप छोटे कारोबारी को देखें तो जिस तरह से वो एग्जिस्ट करता है, जितना वो इनोवेटिव है, जितने इंटरेस्टिंग तरीके से वो कारोबार करता है, जैसा जनाब बता रहे थे, मुझे लगता है कि वो उन चीज़ों को रेप्लिकेट कर पाना बड़े कारोबारी के लिए बड़ा मुश्किल है। और हमारा देश बहुत फैला हुआ है जी। और तो सच्चाई कुछ बीच में है, कुछ लोगों पे इसका असर पड़ेगा, लेकिन मोटे तौर पे बहुत बड़ा फायदा होगा। जी विजय, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन देखिए, सरकार की जो नीयत है उसमें कहीं ना कहीं शक इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि पहले जो सिंगल ब्रांड में 100% रिटेल की जो बात कही गई थी उसमें कहा गया कि 30% मैंडेटरी होगा, 30% मैंडेटरी होगा। और अब जो उसमें संशोधन कर दिया गया है जिसमें कहा कि प्रेफर कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से वो प्रेफर कर सकते हैं कि कहां से वो सामान खरीदेंगे 30%। तो ये एक, और दूसरी कुछ और जो सवाल है ये भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है कि 4-5 करोड़ लोगों पर अगर इसका असर पड़ेगा तो सरकार को मुझे लगता है कि जनता के बीच जाकर इन सवालों के समाधान भी बताने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि कैसे जो किसान है उसको कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन मिलेगी और कैसे न कैसे लघु उद्योग या मध्यम दर्जे के उद्योग है उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। ये कुछ सवाल है जिनके जवाब शायद सरकार को जनता के बीच जाकर उन्हें समझा पाए तो उसी के लिए ज्यादा आसानी होगी। FDI इस देश के हित के लिए किया गया है, कंज्यूमर के हित के लिए किया गया है, जो फार्मर्स हैं उनके हित के लिए किया गया है, एयरलाइंस के हित के लिए किया गया। तो जो ये बहुत ही प्रगतिशील कदम जो उठाए गए बड़ी विवेक से चिंतन के बाद किए गए हैं और ये सबको जिसमें फायदा हो और देश आगे बढ़े, नौकरियां भी पैदा हो और अच्छी वस्तुएं लोगों को मिले, फार्मर को भी अच्छी दाम मिले और क्वालिटी अच्छी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि फूड का जो हम देखते हैं कि वेस्टेज हो जाता है 30-35%, वो भी बंद हो जाएगा। FDI के मामले में समाजवादी पार्टी की सोच साफ है कि उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा। विदेशी किराना से किसको होगा फायदा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शंकर अय्यर भी हमारे साथ मौजूद है। शंकर, अगर हम हमारे जो दर्शक हैं, जो उपभोक्ता है, किसान है, उसके लिए समझना चाहें किसको होगा फायदा इससे, उपभोक्ता को, किसान को, कारोबारी को या सरकार को ज्यादा फायदा? देखिए, आप इसमें आपके प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। पहला भाग ये है कि इस देश में किसान जब अपना प्रोडक्शन करता है और जब वो ग्राहक तक पहुंचता है, इसके बीच में काफी अंतर है। अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो किसान को शायद ही 10 या 15 रुपए मिलते हैं, जबकि कंज्यूमर उसको 100 रुपए देता है। तो इसके बीच में जितनी इनएफिशिएंसी है, बिचौलिए हैं, इनको कम करने के लिए एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहिए। एक मिनट के लिए मैं ये मानने को तैयार हो जाऊं कि बीजेपी जो कह रही है वो सही है कि इससे लोगों का नुकसान होगा, तो बीजेपी को ये बताना चाहिए कि विकल्प क्या है। आपके पास, उनके पास कोई विकल्प है? हर साल इस देश में 70,000 करोड़ के करीब वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट होता है, प्रोसेस नहीं होता है। उसके लिए कोई विकल्प है? सिर्फ पॉलिटिक्स में आर्ग्यूमेंट, एक विरोध अपना एक एंटरप्राइज नहीं हो सकता। आपको एक विकल्प भी देना चाहिए। जब अमूल स्टार्ट हुआ था गुजरात में, तो उन्होंने पीयूष गोयल जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। आप सुनना चाहेंगे? जी पीयूष जी। मैं एक मिनट में पूरी बात कर लूं, तो उनको ये सॉल्यूशन भी ऑफर करना चाहिए। जी पीयूष जी बोलें। शंकर जी, आपको मैं पहले जवाब दे देता हूं, फिर वो चाइना के विषय पे भी आऊंगा। जहां तक विकल्प का सवाल है, हम मानते हैं कि अगर $100 मिलियन लगा के उसमें से 50% 50 मिलियन
कोई फॉरेन रिटेलर बैकएंड में भी लगा देगा तो उससे कोई देश की समस्या हल नहीं होने वाली है। और कोई भी फॉरेन कंपनी भारत में आके लॉस पे काम नहीं करेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि बैकएंड जो रिटेल चेन के लिए वैल्यू चेन बनानी है, फ्रॉम फार्म टू फोक जो ये लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो वास्तव में भारत को ही बनानी पड़ेगी। भारत को इस विषय में सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे अपना इन्वेस्टमेंट वहां डालना है। और एफडीआई आज भी परमिटेड है रिटेल में बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, उसमें कोई रोक नहीं है आज भी, लेकिन किसी ने भी नहीं लगाया। तो वास्तव में सरकार लेकिन शायद तब लगाएंगे तब जबकि उन्हें फायदे की उम्मीद होगी। अब जबकि वो करने में सिर्फ बैकएंड में नहीं लगाने में शायद इंटरेस्टेड थे, लेकिन अब शायद लगाएंगे। संदेश पर कुछ कहना चाहते हैं? पीयूष जी को मालूम होना चाहिए कि क्यों लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्योंकि उनको फ्रंट एंड उनको मौका ही नहीं मिला। चाइना के विषय में भी जवाब दे दो। जी बोलें। मैं चाइना का विषय में भी भाई साहब को बता दूं, चाइना में ओरिजिनली स्मॉल स्केल रिटेल था ही नहीं। चाइना वॉज अ कम्युनिस्ट कंट्री विच वॉज लार्जली अ प्लान्ड इकोनॉमी। वहां पे आपने खुद कहा कि 1.9 मिलियन रिटेल स्टोर्स थे, विच इज ओनली 20 लाख। अब 20 लाख स्टोर 100 करोड़ की जनता के लिए चाइना में रिटेल स्ट्रक्चर ही नहीं था। इसीलिए जब एफडीआई आया तो मल्टी ब्रांड रिटेल बहुत रैपिडली ग्रो किया। दूसरी बात, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। आज भी दुनिया के बड़े रिटेलर्स चाइना से माल लेके दुनिया भर में बेचते हैं, तो चाइना को नुकसान नहीं हुआ, उनकी डोमेस्टिक प्रोड्यूस लोकली बिकी। भाजपा ने कंसिस्टेंटली ये कहा है कि पहले इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग करो, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को चाइना की तरह लो कॉस्ट ब्याज पे पैसा दो, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दो, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को लागू करो। भारत ये तमाम काम खुद अपने देश में करे, जब उद्योग मजबूत हो जाए तब विदेशी निवेश लाने की बात करे।